नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 4 मार्च 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली खबर है, दलाई लामाज विजिट टू अरुणाचल अर्क्स चाइना, यानी कि दलाई लामा की जो अरुणाचल की यात्रा थी उससे चीन भड़क गया है। तो आपको बता दूं कि जो दलाई लामा हैं तो अरुणाचल जाने वाले हैं, अरुणाचल की यात्रा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही चीन ने चेतावनी दी है कि अगर वो ऐसा करते हैं और भारत अगर उन्हें ऐसा करने की अनुमति देता है तो उससे भारत और चीन के बीच के संबंध खराब हो सकते हैं। तो आपको बता दूं कि जो पूर्वी सीमा है भारत की, तो वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो मुद्दा है तो भारत चीन के संबंधों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरुणाचल को चीन तिब्बत का हिस्सा बताता है और तिब्बत को अपना हिस्सा बताता है। इस प्रकार से चीन ये कहता है कि अरुणाचल भी जो है तो अंततः चीन का ही हिस्सा है, और जो तवांग है तो वो तो उसे अपना ही पूरा हिस्सा मानता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो 1914 में मैकमोहन लाइन खींची गई थी, तो चीन उसे नहीं मानता है और कहता है कि वो जो मैकमोहन रेखा खींची गई थी तो वो हम पे दबाव बना करके खींची गई थी, और तब हम इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उस बात का विरोध कर सकें। लेकिन चूंकि अब हम शक्तिशाली हैं तो हम अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। हालांकि दोस्तों, है क्या कि 1914 में जब मैकमोहन लाइन खींची गई थी तो उसमें तीन पक्ष थे, भारत, चीन और तिब्बत, ठीक। तो उनके बीच एक समझौता करके वो मैकमोहन लाइन खींची गई थी। तो आपको बता दूं कि इस मामले में जो एक चीन के अधिकारी हैं जो कि चाइनीज़ बाउंड्री नेगोशिएटर हैं, यानी कि जो फॉर्मर चाइनीज़ बाउंड्री नेगोशिएटर, जो कि पहले चीन की जो भारत के साथ सीमा संबंधी विवाद थे उसमें जो आकर के बातचीत करते थे, तो उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले में, अरुणाचल के मामले में, ईस्टर्न सेक्टर में भारत और चीन अपने बीच के मतभेदों को सुलझा लेते हैं तो उनके बीच जो बाउंड्री डिस्प्यूट बाकी जगहों पर हैं, यानी कि जो अक्साई चीन वगैरह के इलाके में हैं, तो वो भी विद इन ग्रास्प हो जाएंगे, यानी कि वो भी पकड़ में आ जाएंगे और उन्हें बहुत आसानी से हल किया जा सकेगा। कहने का मतलब ये है कि ये इशारा करना चाहते हैं कि अगर आप अरुणाचल का मुद्दा एक बार सुलझा लेते हैं तो उसके बाद बाकी के जो मुद्दे हैं तो वो भी आसानी से सुलझ जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि ही वांट दैट an invitation to him to visit अरुणाचल प्रदेश will cause serious damage to Sino-Indian ties, यानी कि भारत और चीन के बीच के जो संबंध हैं तो दलाई लामा को अगर वहाँ पर आमंत्रित किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में तो उन संबंधों पे आंच आ सकती है। हालांकि यहाँ पे एक प्रकार की उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने कहा इट विल कॉज सीरियस डैमेज टू पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बॉर्डर रीजन एंड इंडिया चाइना रिलेशन, यानी कि भारत चीन के संबंध को तो डैमेज करेगा ही, नुकसान भी पहुँचाएगा। ये पीस और स्टेबिलिटी ऑफ बॉर्डर रीजन को भी नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि वहाँ पे जो स्थिरता और शांति बनी हुई है तो वो हो सकता है वहाँ पे ना रहे, और हो सकता है कि चीन वहाँ पे धावा बोल दे, यानी कि इस तरीके की उन्होंने धमकी दी है। तो दोस्तों, जब डिप्लोमेटिक शब्दों में, कूटनीतिक शब्दों में धमकी दी जाती है तो ऐसे ही दी जाती है। ये नहीं कहते कि हम सीधे हमला करेंगे, ये कहते हैं कि वहाँ पर जो शांति और स्थिरता है तो उस पर ऐसा कुठाराघात होगा कि आप सोच नहीं सकते। तो उसका मतलब आप समझ जाइए, यानी कि हम सीधा वहाँ पे हमला कर देंगे तो शांति वहाँ की भंग हो जाएगी, जो स्थिरता है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब भारत को इस बारे में सोचना पड़ेगा। हालांकि बार बार भारत जानबूझ के ऐसा करता भी रहता है ताकि चीन को थोड़ा सा भड़काया जा सके, ये दिखाया जा सके कि हमारे पास भी कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे कि आप, हो सकता है कि खार खाएं। यानी कि आपको बता दूं कि जो दलाई लामा है तो पहली बात तो ये मानते हैं कि चीन का तिब्बत पर कब्जा अवैध है और चीन ने इसीलिए उनको अपने यहाँ आतंकवादी तक घोषित किया हुआ है, ठीक। और दलाई लामा का ये कहना है कि वो अपने जीते जी कभी ना कभी तिब्बत को चीन से छुड़ा करके रहेंगे, और जो तवांग का इलाका है तो हो सकता है कि दलाई लामा वहाँ जाके ये ना घोषित कर दें कि ये तो भारत का ही हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि चीन नहीं चाहता है कि दलाई लामा वहाँ पे जाएं, जिससे कि तिब्बती लोग जो हैं, जो कि दलाई लामा को अपना धर्मगुरु मानते हैं, वो किसी प्रकार की ऐसी वैचारिक भावना से ग्रसित हों कि आगे चल के वो चीन के खिलाफ खड़े हो जाएं। हालांकि पहले भी खड़े रहे हैं, लेकिन अभी बीच में थोड़ा सा वहाँ पे शांति देखने को मिली है, यानी कि जैसे उइघुर लोग खड़े हैं वैसे अब तिब्बती विरोध नहीं करते हैं। तो आगे चल के चीन नहीं चाहता है कि दलाई लामा के किसी स्टेप की वजह से वहाँ पे वैसा कुछ अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बजट वाज लीक्ड सेज केरला पोजीशन, यानी कि केरला के विपक्ष ने कहा है कि बजट लीक हो गया था। तो है क्या दोस्तों कि बजट लीक हुआ था कि नहीं, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा आरोप लगाया गया है केरला के अपोजिशन द्वारा, और मांगा गया है, जो कि वित्त मंत्री हैं उनका मांगा गया है इस्तीफ़ा। तो आपको बता दूं कि आमतौर पे जब बजट लीक हो जाता है तो वित्त मंत्री
अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि ऐसा कोई प्रावधान कहीं लिखा नहीं है कि इसमें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो भारत के इतिहास में केवल 2 ही बार ऐसा हुआ है कि बजट लीक हुआ है, केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक बार टीटी कृष्णामचारी के टाइम पे हुआ था, तो उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन आपको बता दूं कि 2015 में अरुण जेटली जी के बजट के कुछ अंश लीक हो गए थे। कुछ क्या, काफ़ी अंश लीक हो गए थे, कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन अरुण जेटली ने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो है क्या दोस्तों कि जो बजट लीक होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें इस्तीफ़ा दिया जाए। ठीक, इस्तीफ़ा दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता, ये निर्भर करता है उस व्यक्ति पर कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी मानता है तो इस्तीफ़ा देगा, नहीं मानता है तो नहीं देगा। क्योंकि अरुण जेटली ने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया था, जबकि आप देख सकते हैं अगर आप 2015 का सर्च करें गूगल में तो आपको साफ साफ मिलेगा, उसमें कई सारी गिरफ्तारियां हुई थी जिसमें बजट लीक हुए थे, बजट के कई सारे पेपर्स लीक हो गए थे बजट के आने के पहले ही। तो आवश्यक नहीं है इस्तीफ़ा दिया जाए वहाँ पर। ये इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी में क्वेश्चन पूछा था, तो वहाँ पर ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं कि आवश्यक है, तो उसमें क्या आंसर होना चाहिए वो थोड़ा सा विवादित है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डाउन इन ओडिशा, यानी कि ओडिशा में जो नवजात मृत्यु दर है वो कम हो गई है। तो आपको बता दूं कि जो भारत का औसत है नवजात मृत्यु दर का वो कितना है, वो है 41, और अभी जो आया है उड़ीसा के लिए आंकड़ा वो आया है 40, यानी कि जो भारतीय औसत है उससे भी कम चला गया है। तो जाहिर तौर पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका कि भारतीय औसत 41 से ज़्यादा है मोटा IMR, ठीक, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आपको बता दूं कि कई सारे बड़े राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, राजस्थान और झारखंड, इनका जो IMR है तो ये औसत से ज़्यादा है। और ओडिशा ने ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल कर ली है कि उन्होंने अपने यहाँ नवजात मृत्यु दर को कम करके उसको औसत से भी नीचे पहुँचा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण संस्थान का नाम है, ठीक, उसका नाम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS, ठीक। तो ये क्या करता है, ये सर्वेक्षण करता है स्वास्थ्य का पूरे देश में। तो ये उसका चौथा सर्वेक्षण था, NFHS 4 था ये, और इसका तीसरा सर्वेक्षण जो था तो 10 साल पहले हुआ था, ठीक। तो जो चौथा सर्वेक्षण है 2015-16 की अवधि में किया गया था, और उसकी जो अभी रिपोर्ट आई है तो उसमें पाया गया है कि जो ओडिशा के लिए IMR है तो वो अब जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम पहुंच गई है, ठीक। और आपको बता दूं कि इस दौरान जो कमी हुई है IMR में, तो अगर औसत रूप से देश के लिए देखा जाए तो सिर्फ 16 की कमी हुई है, यानी कि 16 इकाई की कमी हुई है पूरे देश के लिए। जबकि वहीं पर ओडिशा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए उसमें 25 की इकाई में 25 पॉइंट की कमी की थी। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी ओडिशा की। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि सेंटर डिदर्स ऑन वेस्टर्न घाट इशू, यानी कि वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के मुद्दे पर जो केंद्र सरकार है वो अनिर्णायक स्थिति में, अर्थात निर्णय नहीं ले पा रही है। तो दोस्तों डिदर्स का मतलब होता है कि इनडिसाइसिव सिचुएशन, यानी कि ऐसी स्थिति जब आप निर्णय नहीं ले पा रहे हों। तो पूरा मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुद्दा ऐसा है कि जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, तो वो कैसा जोन है, वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, यानी कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इलाका है। अब चूंकि उस इलाके को कई बार ये कहा गया है कि उस कानून के तहत ला दिया जाए ताकि वहाँ पर ना कोई बड़ी परियोजना लग सके और ना ही कोई माइनिंग या कि किसी भी अन्य प्रकार का वहाँ पर कुछ भी कार्य हो सके, ठीक, ताकि वो वहाँ पर अच्छे से संरक्षित रहे। लेकिन आपको बता दूं कि जब भी केंद्र सरकार ऐसा कुछ करना चाहती है तो राज्य की सरकारें उसका भारी विरोध करती हैं। और राज्य की सरकारें इसलिए विरोध करती हैं क्योंकि वहाँ पे जो आम लोग हैं तो वो इस चीज़ का विरोध करते हैं। तो राज्य की सरकार पे दबाव पड़ता है कि वो उस चीज़ का विरोध करे जिससे कि उनके राज्य के लोगों को मुश्किल हो रही है। क्योंकि कई सारे इलाकों में लोग जाके बस गए हैं, रहने लगे हैं, और कई सारे इलाकों में उन्होंने पेड़ वेड़ कई सारे काट डाले और खेती करने लगे हैं। तो अब अगर उस इलाके को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया या इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है तो उनको सबको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और उस पूरे इलाके में फिर से जंगल उगाया जाएगा। तो चूंकि ऐसा करना जो है तो ये राजनीतिक रूप से बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ बस गया है तो आप उसको अब वहाँ से हटा नहीं सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि लगातार वो जो इलाका है हर राज्य में, यानी कि आपको बता दूं कि पश्चिमी घाट जो है तो गुजरात से लेकर के इधर केरल तक फैला हुआ है। तो इस पूरे इलाके में क्या है कि पूरे पश्चिमी घाट के इलाके में
जब लोग बसते जा रहे हैं तो वो जो इलाका है, जो क्षेत्रफल है पश्चिमी घाट के वन्य इलाके का, वो कम होता जा रहा है। ठीक। और हर साल क्या होता है कि कुछ 100 वर्ग किलोमीटर का इलाका लोग वहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। तो आपको बता दूं कि तकरीबन ऐसे ही 3100 वर्ग किलोमीटर के आसपास का इलाका जो था, तो केरल में उसमें लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। लोग अब वहाँ पे आम गतिविधियाँ करने लगे थे, वहाँ पे रहने लगे थे, खेती इत्यादि करने लगे थे। तो ये जो पूरी यहाँ पे रिपोर्ट आई, जो एक ये आर्टिकल छपा है, तो उसी के लिए छपा है कि अगर ऐसा होता रहा तो आगे चल के वेस्टर्न घाट बचेगा ही नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न घाट का 56,825 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिसको कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित करना था, उसको केंद्र सरकार ने दूसरी बार फिर से क्या किया है, होल्ड पे रख दिया है, किनारे रख दिया है। यानी कि उसमें उसने कोई निर्णय नहीं दिया है। और उसके लिए उन्होंने एक तरीके का व्यंग कसते हुए राज्य सरकारों को ये कहा कि यही उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार पे दबाव बना करके उसको वो काम नहीं करने देती हैं। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट टेक्स गवर्नमेंट टू टास्क ओवर फार्मर सुसाइड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो आप उस बारे में कोई काम कीजिए। तो है क्या, उन्होंने सबसे पहली बात कही, कंपनसेशन नॉट द सोल्यूशन, यानी कि मुआवजा दे देना हल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न ओवर फार्मर सुसाइड। तो पहली बात तो ग्रेव कंसर्न का मतलब होता है गहरी चिंता। तो किसानों के द्वारा की जा रही आत्महत्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट वाज गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन इन
टैकलिंग द रियल प्रॉब्लम, यानी कि वास्तविक समस्या को सुलझाने के लिए सरकार गलत रास्ते पर जा रही है। तो सरकार ने ये कहा कि इंडेटनेस और क्रॉप फेलियर, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्ज और फसल के ख़राब हो जाने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और जो सरकार है तो असली समस्या को समझने की बजाय गलत दिशा में बढ़ती चली जा रही है। तो उनका ये कहना था, जो जस्टिस जे एस खेयर हैं जो कि सीजे आई हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि द इशू ऑफ फार्मर सुसाइड वाज ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस एंड पेइंग कंपनसेशन टू द फैमिलीज ऑफ सच विक्टिम्स पोस्ट फैक्टो वाज नॉट अ रियल सोल्यूशन, यानी कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो कि आत्महत्या कर लेते हैं तो उनको बाद में मुआवजा दे देना ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक। और ये कोई उसका एक परमानेंट हल नहीं हो सकता, स्थायी हल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप अगर इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के बहुत से किसान इसलिए भी सुसाइड कर लें क्योंकि उन्हें लगे कि कम से कम जो मुआवजा मिलेगा तो उससे हमारे जो घर वाले हैं तो उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर बन सकेगी, हमारा जो पुराना कर्जा है वो तो चुक ही जाएगा, तो मेरे जो बीवी बच्चे हैं तो कम से कम वो चैन की सांस ले पाएंगे। तो है क्या, आपको बताऊं कि एक बार मैंने ये पढ़ा था एक आर्टिकल में कि जो सरकारें हैं तो एक तो मुआवजा भी इसीलिए इतना कम देती हैं ताकि कोई आदमी इस चीज़ को ये ना सोचने लगे कि चलो कुछ नहीं मैं सुसाइड कर लेता हूँ तो इससे कम से कम मुझे 10-15-20 लाख का मुआवजा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो और भी ज़्यादा लोग आत्महत्या करेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि द इशू इज़ ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस, यानी कि जो मुद्दा है तो बहुत ही ज़्यादा महत्व का है। और एक शब्द का इस्तेमाल किया है टेंटेटिवली, तो इसका एक और शब्द बताता हूँ, एग्जैक्टली, ठीक। तो एग्जैक्टली का मतलब होता है स्पष्ट तौर से, और टेंटेटिवली का मतलब होता है कि अभी स्पष्ट नहीं है, हमें ऐसा लगता है, यानी कि हम कन्फर्मली नहीं कह सकते, कन्फर्म होके नहीं कह सकते, लेकिन हमें ऐसा लगता है। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा महसूस करते हैं, अनिश्चित तौर पे ऐसा महसूस करते हैं कि आप गलत राह पे आ गए हैं, यानी कि हम पक्के तौर पे नहीं कह रहे हैं कि आप गलत राह पे ही चल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा महसूस करते हैं टेंटेटिवली कि आप गलत राह पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो फार्मर है, किसान है, बैंक से लोन लेता है और जब वो उसे नहीं चुका पाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। और इसके लिए जो रेमेडी है, जो उपाय है, तो वो ये नहीं है कि आप उसकी आत्महत्या के बाद उसको कोई कंपनसेशन या मुआवजा दे दें, बल्कि इसके लिए आप कुछ स्कीम चलाएं ताकि वो आत्महत्या ही ना करे, ठीक। यानी कि टू प्रिवेंट द सुसाइड कुछ स्कीम चलाएं। तो हुआ क्या था कि सरकार की तरफ से जो वकील गए थे तो इस बार गए थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, यानी कि एएसजी। तो आपको बता दूं सबसे बड़ा कौन होता है इस मामले में, वो होता है अटॉर्नी जनरल। फिर उसके अंडर में होते हैं कौन, वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल, और उनके भी अंडर में कौन होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। और ये सारे के सारे होते हैं तो ये सरकार के वकील होते हैं, ठीक। तो इस बार जो थे तो भारत की, मतलब कि भारत की सरकार की पैरवी कौन कर रहे थे, वो एएसजी कर रहे थे, पीएस नरसिम्हा। तो उन्होंने ये कहा है कि सरकार ने किसानों की इस समस्या को सुलझाने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि फसल बीमा योजना चलाई है, विच वुड ड्रास्टिकली रिड्यूस द फेटफुल इंसिडेंट्स, यानी कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं तो उसको बहुत बड़ी मात्रा में वो कम कर देगा। उन्होंने कहा है कि द स्कीम ऑल्सो नीडेड टू बी स्ट्रेंथन, यानी कि जो स्कीम है तो उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है, टू मेक फार्मर फील दैट द गवर्नमेंट वुड स्टैंड बिहाइंड देम इन डिस्ट्रेस, यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या में जो सरकार है तो हमेशा उन किसानों के पीछे खड़ी रहेगी, यानी उनके समर्थन के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वो हमेशा खड़ी रहेगी, इसलिए उन्हें आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है कि यूएस नेक्स्ट इंडियाज प्ली ऑन रिफॉर्म्स इन मेडिसिन। तो नेक्स्ट का मतलब होता है रिफ्यूज़ल या डिनायल, या अस्वीकार कर देना, कि यूएस ने भारत की उस याचिका को अस्वीकार कर दिया है जिसमें कि जो मेडिसिन है तो उसमें जो मेडिसिन पॉलिसीज़ हैं उसमें सुधार करने की बात कही गई थी। तो आपको बता दूं कि एक ऐसी मेडिसिन पॉलिसी है जिसके अंतर्गत ऐसा है कि जो कीमतें होती हैं दवाओं की उनको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि आम लोग उसके बाहर हो जाते हैं। तो बहुत सारी जो मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, तो आपको बता दूं कि सब यूएस में ही उनकी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है। तो इस वजह से जो पेटेंट है तो यूएस के पास है, तो इतनी ज़्यादा वो कीमत बढ़ा के रखते हैं कई बार कि जो भारत और उसके आसपास के देश हैं जो कि इतने ज़्यादा, वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा अमीर नहीं है कि उन दवाइयों को खरीद पाएंगे, तो अक्सर वो दवाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आपको बता दूं कि भारत ही नहीं, भारत के साथ
तकरीबन 11 देश ऐसे हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं खासकर, तो उन सभी देशों ने मिल करके एक ये याचिका लगाई थी और एक रिपोर्ट बनाई थी दरअसल पे, उसका नाम था एक्सेस टू मेडिसिन, यानी कि दवाओं तक पहुंच। और वो जो थी रिपोर्ट, तो उसको यूनाइटेड नेशंस के एक पैनल के द्वारा अप्रूव करके उसको कहाँ भेजा गया था, उसको WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो 140वीं मीटिंग थी वहाँ पर भेजा गया था। लेकिन जो USA है, तो सच्चाई आपको बताऊं कि इस मामले में वो बिल्कुल कोई रियायत नहीं देना चाहता है, क्योंकि जो ऐसे की कंपनियां हैं, दवा बनाने वाली कंपनियां, उनका ये कहना है कि हमने जब इतना R&D करके इतना पैसा खर्च करके दवाइयाँ बनाई हैं, तो हम किसी के लिए उसको सस्ता नहीं करेंगे। तो है क्या कि जो भारत और इन 11 देशों ने मिल करके अपना एक प्रस्ताव दिया था, तो वो ये था, विच एम्ड एट रिफॉर्मिंग मेडिसिनल इनोवेशन दैट करेंटली पंप अप ड्रग प्राइस टू अनअफोर्डेबल लेवल्स। यानी कि इसका मकसद ये था, जो प्रस्ताव दिया था उसका मकसद ये था कि उस मेडिकल इनोवेशन को रिफॉर्म किया जाए, यानी कि वो जो मेडिकल नवाचार है तो उसमें एक सुधार किया जाए, जिसकी वजह से वर्तमान में दवाओं की कीमतें इतनी ज़्यादा पंप अप कर दी जाती हैं, बढ़ा दी जाती हैं कि वो अनअफोर्डेबल हो जाती हैं, यानी कि लोगों की पहुंच के बाहर हो जाती हैं, वो उसको ख़रीद नहीं सकते हैं। और ख़ासकर भारत और साउथ ईस्ट एशिया जैसे देशों के लोग, जहाँ पर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतनी महंगी दवाएँ ख़रीद सकें। तो दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया है, तो शब्द की वजह से बता रहा हूँ, बाकी महत्वपूर्ण तो नहीं था खास कुछ इसमें, कि दितांत एज रशिया नाटो होल्ड मिलिट्री टॉक्स। तो दोस्तों ये जो शब्द है दितांत, तो पहली बात तो ये बता दूं कि कोई सीधा अंग्रेजी का शब्द नहीं है, तो ये एक रूसी शब्द है, ठीक, रूसी या फ्रेंच शब्द है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। इसका मतलब होता है तनाव शिथिल, यानी कि जब तनाव हो बहुत ज़्यादा और उसको शिथिल किया जाए, कम किया जाए, तो उसे दितांत बोलते हैं। ऐसे 2-3 शब्द हैं, दितांत है, पेरेस्ट्रोइका है, तो इनको देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो शीत युद्ध का काल था उस वक्त ये जो सारे शब्द हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा करते थे। तो अभी जो है, तो जो नाटो के मिलिट्री चीफ़ हैं और जो उसके अलावा रूस के मिलिट्री चीफ़ हैं, तो उन्होंने आपस में बात करके जो तनाव चल रहा है पूरे उत्तरी यूरोप और ख़ास करके जो क्रीमिया का, यूक्रेन का जो मुद्दा है उसको लेकर के, तो उसमें वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का ऐसा तनाव बढ़े जिससे कि युद्ध के कोई हालात पैदा हों, ठीक। तो इस वजह से वो आपस में उन्होंने बात की है। अगला है दोस्तों, टर्की हिट्स आउट आफ्टर जर्मनी कैंसिल रैलीज, यानी कि जर्मनी के द्वारा कुछ रैलियां कैंसिल कर देने की वजह से तुर्की ने उस पर लताड़ लगाई है, उस पर मतलब जुबानी हमला किया है। तो दोस्तों ये क्या हुआ है, ये है कि तुर्की जो है तो इस समय जर्मनी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि जर्मनी जो है तो सीरिया के मामलों में उसका साथ नहीं दे रहा है, यानी कि वो कुछ ऐसी योजनाएं बनाना चाहता है जो कि शायद पसंद नहीं है तुर्की को। तो ऐसे ही कोई तुर्की के जो रहने वाले लोग हैं जर्मनी में, तो कोई ऐसी वो रैली करना चाहते रहे होंगे जर्मनी में, जिसमें कि हो सकता है कि वो जो जर्मनी का स्टांस है, जो जर्मनी का वहाँ पर अपना एक कदम है सीरिया के मामले में, तो उसका वो विरोध करते, झंडा काला दिखाते या कि कुछ और ऐसा करते। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया था कि जो रैली होने वाली थी तो उनको कैंसिल करवा दिया था, ठीक। तो ये जाहिर तौर पे एंजेला मर्केल के ही निर्देशों पर किया गया होगा। तो इस वजह से तुर्की ने क्या किया है कि इस बात का विरोध दर्ज किया है, ठीक। अब है क्या दोस्तों कि इस समय दोनों ही देशों के बीच संबंध आपस में ठीक नहीं चल रहे हैं। हालांकि तुर्की और जर्मनी दोनों ही नाटो के हैं, नाटो के मेंबर हैं, लेकिन आपस में इन दोनों के अभी इस समय थोड़ी सी जो खींचतान है वो बनी हुई है। तो दोस्तों अगला लिखा है कि UN बॉडी स्लैम्स श्रीलंका, ठीक, यानी कि जो UN की बॉडी है, UN का निकाय है, तो उसने श्रीलंका को लताड़ लगाई है। तो कल एक खबर आई थी, तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो दोस्तों खबर ये है कि हाइब्रिड कोर्ट स्थापित करने के लिए जो UN का अपना एक प्रस्ताव था, तो उसके बारे में श्रीलंका ने विचार करने को कहा था। तो मैंने आपको तकरीबन 1 महीने पहले हाइब्रिड कोर्ट के बारे में काफ़ी अच्छे समझाया था। तो है क्या दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण मुद्दे को जानते हैं कि मुद्दा पूरा का पूरा उभर क्यों रहा है। जिस दौरान लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका में कार्रवाई की जा रही थी, ठीक, जब श्रीलंका की सेना लिट्टे के गढ़ों में घुस घुस करके वहाँ पर लोगों को मार रही थी,
तो कह ये रही थी कि हम लिट्टे के आतंकवादियों को मार रहे हैं, जबकि कई बार ऐसा था कि उन्होंने वहाँ से बहुत सिविलियंस को, नागरिकों को मार दिया था जो कि तमिल नागरिक थे। ठीक, यानी कि थे तो श्रीलंकाई ही लेकिन तमिल मूल के श्रीलंकाई थे। तो उनकी बहुत से लोगों की हत्या कर दी थी, भले ही उनके पास हथियार नहीं रहे हों। तो इसको क्या क्या माना जाता है, इसको युद्ध अपराध माना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने सरेंडर कर दिया था यानी आत्मसमर्पण कर दिया था, तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उनको मारा नहीं जा सकता है, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो मानवाधिकार के इतने घोर उल्लंघन हुए थे उस पूरे इलाके में कि सारी दुनिया भर के जो देश थे उन्होंने कहा था कि इस चीज़ पे एक जांच होनी चाहिए कि वहाँ पर कितने गंभीर तौर पर युद्ध अपराध हुए हैं। तो यही था दोस्तों कि जब ये सब कुछ हुआ था तो जो यूनाइटेड नेशंस है, तो युद्ध के ख़त्म होने के बाद उसने ये कहा था कि इस पे जांच होनी चाहिए। तो है क्या कि जब शुरू में तो महिंदा राजपक्षे की भी सरकार थी 2 साल पहले तक, तब तो कुछ हो नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि महिंदा राजपक्षे ने ही तो वो सब करवाया था, तो वो अपने खिलाफ तो कोई जांच करवाते नहीं। ठीक, अब है क्या कि अभी जब वो महिंदा राजपक्षे हार गए और जब मैत्रीपाल सिरिसेना वहाँ के राष्ट्रपति बन गए, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो वहाँ पे जांच में तेज़ी लाएंगे और हो सकता है कि यूएन जो एक प्रकार की हाइब्रिड कोर्ट स्थापित करने की वहाँ पे बात कर रहा है और जो यूएन के अपने मानक हैं उन मानकों के हिसाब से उसकी जांच करने की जो बात कर रहा है उस पर शायद सिरिसेना तैयार हो जाएंगे। लेकिन पिछले 2 सालों से ऐसा हुआ है कि मैत्रीपाल सिरिसेना की भी जो सरकार है तो उसने उसमें कोई भी खास रुचि नहीं ली है। वो बिल्कुल अनिच्छुक बना हुआ है कि कोई इसमें जांच हो, ठीक, या कि इसमें किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप हो। तो ऐसा सब कुछ जो माहौल बन रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है? कारण सबसे बड़ा तो ये है दोस्तों कि जो मैत्रीपाल सिरिसेना की खुद की सरकार है, तो वो एक कोएलिएशन यानी कि गठबंधन की सरकार है। तो जो गठबंधन में है, कई सारे लोग नहीं चाहते हैं कि राजपक्षे के खिलाफ सीधे कोई ऐसी कार्रवाई हो। और सिर्फ राजपक्षे के खिलाफ ही नहीं, उसमें कई सारे और भी लोग आकर के आगे चल के फंस सकते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं, उनके जो सहयोगी अलायंस वाले हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो सब आगे चल के किसी प्रकार की मुसीबत में आए। तो इसी वजह से मैत्रीपाल सिरिसेना पे काफ़ी ज़्यादा दबाव है और वो इतनी आसानी से ना तो यूएन को, ना ही अपने ही देश में जो अदालतें हैं उनको किसी ऐसे आदेश दे सकते हैं कि वो कोई ऐसी कार्रवाई करें या कोई ऐसा निर्णय दे दें या कोई ऐसी जांच करवाना शुरू कर दें जिससे कि इसमें जो संबद्ध पक्ष हैं उनके फंसने की संभावना हो। ठीक, तो मैंने पूरा का पूरा मुद्दा आपको समझा दिया। तो अब है क्या, जो इसमें बाकी खबर है तो वो सिर्फ इतनी है कि यही जो सारी की सारी घटनाक्रम को देख रहा है यूएन की, मतलब महिंदा राजपक्षे तो जब तक थे तो अपने खिलाफ तो कोई जांच करवाते ही नहीं, तो वो तो अलग बात थी। मैत्रीपाल सिरिसेना भी जो हैं तो बिल्कुल इस मामले में अनिच्छुक दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए इन्होंने लताड़ लगाई है मैत्रीपाल सिरिसेना की सरकार को कि आप भी इस मामले में शायद कुछ करना चाहते नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि रिपोर्ट्स ऑफ एब्यूजेस इंक्लूडिंग टॉर्चर रिमेन वाइड स्प्रेड इन श्रीलंका 8 years आफ्टर द एंड ऑफ द डिकेड्स लॉन्ग सिविल वार। यानी कि कई दशकों तक चले गृह युद्ध के 8 वर्ष के बाद भी, यानी कि 8 वर्ष पहले जब गृह युद्ध ख़त्म हो गया था उसके बाद भी जो तमिल लोग हैं उन पर अभी भी टॉर्चर हो रहा है, यानी कि अभी भी उन पर अत्याचार हो रहे हैं। तो आपको बता दूं कि अभी भी वहाँ पे क्या है कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जो तमिल लोगों के इलाके थे, तो वहाँ पे जो लोगों की ज़मीन थी तो उसको सेना ने कब्जा कर लिया था और वहाँ पे अपने कैंप बना लिए और अभी तक वो कैंप हटे नहीं है, तो लोगों की वो ज़मीन अब तक मिल नहीं पाई है। ऊपर से जो पुलिस है तो तमिल लोगों को पकड़ लेती है और उनसे पूछताछ के नाम पर उनको थाने ले जाके उनके साथ मारपीट करती है और बहुत सारे ऐसे मतलब काम करती है जिसकी वजह से उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। तो ये सारी घटनाएं पहले तो बहुत होती थी लेकिन 8 साल बाद अभी भी बंद नहीं हुई हैं, अभी भी इसकी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये कहना था इनका, ये जो सारी घटनाएं हैं तो ये श्रीलंका के ऊपर धब्बा है और श्रीलंका की सरकार को इसके लिए कोई कार्य करना चाहिए था तो नहीं किया है। उल्टे वो क्या है कि ये जो मामला है उस पर और धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट स्लो प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग वार टाइम क्राइम्स, यानी कि युद्ध के समय जो अपराध हुए थे तो उनमें किसी भी प्रकार की प्रगति जो है बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, इतनी धीमी है, तो हम उसकी आलोचना करते हैं। हालांकि एक जो महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि जो यूएन राइट्स चीफ हैं जैद राद अल हुसैन, तो उन्होंने ये कहा
कि वरिंगली स्लो प्रोसेस इन एड्रेसिंग इट्स वार टाइम पास्ट, वार्निंग दिस कुड थ्रेटन लास्टिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। यानी कि जो चिंताजनक रूप से धीमी रफ्तार है इन मामलों को सुलझाने की, तो आगे चल के श्रीलंका की जो पीस और स्टेबिलिटी है, शांति और स्थिरता है, वो खतरा उसको उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो तमिल लोग हैं वो फिर से भड़क जाएं और फिर से कोई नया आंदोलन शुरू कर दें, क्योंकि उनके ऊपर जो अत्याचार हुए थे उसके लिए अभी तक कोई भरपाई सरकार के द्वारा नहीं की गई है। ठीक, मुआवजा इत्यादि तो कुछ दिया नहीं गया है, उल्टे वो जो लोग युद्ध अपराधी थे जिन्होंने उन पर युद्ध अपराध किया था उनके ऊपर भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो उन्होंने कहा कि आई द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ श्रीलंका टू प्रायोरिटाइज जस्टिस अलॉन्ग साइड रिकन्सिलिएशन टू इंश्योर दैट द हॉरर्स ऑफ द पास्ट आर नॉट फर्मली डील्ड विथ, सॉरी लिखा है आर फर्मली डील्ड विथ। ठीक, तो उनका ये कहना है कि हमने श्रीलंका की सरकार से ये आग्रह किया है, श्रीलंका की सरकार और वहाँ के लोगों से, कि इस बात को प्राथमिकता दी जाए कि न्याय और साथ ही साथ सुलह समझौता किया जाए, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि युद्ध के समय जो एक हॉरर पैदा हुआ था, जो एक भय पैदा हुआ था, जो वहाँ पर घटनाएं घटी थीं, तो उनसे फॉर्मली डील किया जाए, उनसे सही तरीके से निपटा जाए। यानी कि वो जो सारी घटनाएं थीं उनसे सही तरीके से निपटा जाए, नेवर टू रिकर, ताकि वो कभी भी दोबारा ना हो सके। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वैसा होने की संभावना फिर से है। तो दोस्तों, यूएस नीड्स ट्रेड डील विथ इंडिया, यानी कि यूएस भारत के साथ एक ट्रेड डील, व्यापार समझौता करना चाहता है। तो दोस्तों, वैसे भारत और यूएस के बीच व्यापार समझौते हैं कुछ, लेकिन आपको बताऊं कि भारत और यूएस के बीच अभी भी जो मुख्य रूप से व्यापार होता है तो वो उन नियमों और मानकों के आधार पर होता है जो कि डब्ल्यूटीओ ने तय किए हैं। यानी कि आपको बता दूं कि अगर किन्हीं भी दो देशों के बीच आपस में किसी प्रकार की बायलैटरल टाई या द्विपक्षीय समझौता नहीं है व्यापार के लिए, तो उनको व्यापार करने के लिए जिन नियमों का पालन करना पड़ता है वो डब्ल्यूटीओ के द्वारा बनाए गए हैं। यानी कि अगर आपके बीच समझौता नहीं है कोई विशेष रूप से, तो आप डब्ल्यूटीओ के उन नियमों के हिसाब से व्यापार कर सकते हैं। ठीक, तो आमतौर पर भारत के साथ जिन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध हैं, तो वहाँ पर उन डब्ल्यूटीओ के नियमों के ऊपर भी जाकर के भारत उनसे व्यापार कर सकता है। लेकिन जिनके साथ उतने ज़्यादा नहीं हैं गहरे संबंध, तो उनके साथ उन्हीं मानकों के आधार पर व्यापार किया जाता है। ठीक, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। और सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर के जो देश हैं तो वो यही रास्ता अपनाते हैं कि अगर उनके द्विपक्षीय संबंध बायलैटरल टाइज हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो उन मानकों के आधार पर आपस में व्यापार करते हैं। तो इनका भाई साहब का यही कहना था, जो ये एक वहाँ के यूएस कांग्रेस के एक सदस्य हैं एड रॉयस, तो उनका वहाँ पर यही कहना था कि भारत को चाहिए कि वो कुछ ऐसे द्विपक्षीय डील करे, द्विपक्षीय समझौते करे यूएस के साथ, जिससे कि जो डब्ल्यूटीओ के सिर्फ मानकों पे उसका पूरा का पूरा व्यापार टिका हुआ यूएस के साथ वो बढ़ जाए, वो और अन्य मानकों पे आए, जिससे कि व्यापार में सुगमता उत्पन्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो। तो इन्होंने एक संभावना जताई कि भारत और यूएस के बीच तकरीबन $500 बिलियन का व्यापार हो सकता है। यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा मात्रा है। अभी तो हमारा जो सर्वाधिक व्यापार चीन के साथ होता है वो भी इतना नहीं है। ठीक, तो 500 बिलियन की जो व्यापार की बात कही है इन्होंने, तो हो सकता है कि भविष्य में 5 साल 10 साल बाद ऐसा संभव हो। तो उन्होंने कहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं तो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं और ऐसी नीतियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी नीड एन इफेक्टिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट ट्रीटी विथ इंडिया, इसीलिए हम एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के साथ चाहते हैं। वी आर पुशिंग टू लिबरलाइज ट्रेड फर्दर, यानी कि हम चाहते हैं कि व्यापार को अधिक से अधिक उदारवादी बनाया जाए। हालांकि दोस्तों, कई सारे ऐसे मामले भी हैं जिसमें कि यूएस और इंडिया के बीच जो टाइज़ हैं वो नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि यूएस ने बहुत कुछ ऐसा देने के लिए कहा था भारत को जो कि उसने नहीं दिया है। तो आपको बता दूं कि हाई टेक्नोलॉजी ट्रेड इज़ गाइडेड बाय स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन एंड इज ऑफन अ पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन इन बायलैटरल टाइज, यानी कि जो उच्च तकनीकों का व्यापार है तो वो बहुत सारी रणनीतियों की गणना पर, यानी कि बहुत सारा रणनीतिक गणित लगाना पड़ता है, बहुत सारा कूटनीतिक गणित लगाना पड़ता है और उस पर वो निर्भर करता है। ठीक,
और इससे क्या है कि फ्रिक्शन इन बायलैटरल टाइज का मतलब है कि जो आपसी संबंधों में एक घर्षण है या एक तनाव है या एक प्रकार का कहें जो चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों को लेकर के उत्पन्न होती हैं। इंडियाज़ रिक्वेस्ट फॉर अनआर्म्ड गार्डियन ड्रोन्स फॉर मैरीटाइम सर्विलांस वाज गिवन अ ग्रीन सिग्नल बाय ओबामा व्हाइट हाउस बट अपीयर्स स्ट्रक इन द यूएस ब्यूरोक्रेसी। यानी कि भारत ने क्या किया था कि अपनी नौसेना के लिए गार्डियन ड्रोन्स की मांग की थी। यूएस से कहा था कि हम आपसे ख़रीदना चाहते हैं और आप हमें बेच दीजिए, लेकिन यूएस की जो ओबामा प्रशासन ने तो मतलब ओबामा जी ने तो व्हाइट हाउस ने अनुमति दे दी थी, लेकिन जो यूएस की ब्यूरोक्रेसी थे वो वहाँ पे जा कर के फंस गया मामला। यानी कि ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे सारे टेक्निकल पॉइंट्स उसमें अटकाए कि जिसकी वजह से वो जो ड्रोन्स थे वो भारत को नहीं मिल पाए। तो है क्या कि ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई दोनों देशों के बीच, तो इससे क्या है कि कई बार विश्वास उतना नहीं पनपता है कि वो आगे चल के और भी ज़्यादा गहरी टाइज करें। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर ये गहरी टाइज होती भारत और यूएस के बीच तो हो सकता है कि ये मामला नहीं अटकता, भारत को ड्रोन्स मिल जाते हैं। लेकिन चूंकि अगर ऐसी गहरी टाइज यूएस के साथ भारत कर लेता है तो बाकी के जो देश हैं, खासकर जो रशिया है, तो हो सकता है कि वो सोचने लगे कि भारत तो पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ चला गया है, तो वो हो सकता है कि बाकी ऐसे देश जो कि भारत के विरोधी हैं तो उनको कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी देने लगे जिससे कि भारत की चिंताएं और ज़्यादा बढ़ जाएं। तो भारत को भी अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा संतुलित होकर चलना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज पीएमआई इन फर्स्ट एक्सपेंशन सिंस अक्टूबर, यानी कि सर्विसों को लेकर के, सेवा क्षेत्रों को लेकर के जो पीएमआई है तो अक्टूबर के बाद पहली बार उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपको मैंने अभी कल या परसों ही बताया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई आया है तो वो कितना रहा इस बार 50.7 फरवरी के लिए। जनवरी के लिए कितना था, वो था 50.4। और मैंने ये भी बताया था कि अगर 50 के ऊपर है तो उसका मतलब है एक्सपेंशन, यानी कि उस क्षेत्र का विस्तार, और अगर 50 के नीचे है तो उसका मतलब है संकुचन, यानी कि उस क्षेत्र में होने वाली कमी। तो है क्या दोस्तों कि ये अक्टूबर से लेकर के अभी तक 50 के नीचे ही बना हुआ था, ठीक। और अभी क्या है कि फरवरी में बढ़ के ये अक्टूबर के बाद पहली बार 50 का आंकड़ा पार कर पाया है। और जनवरी में कितना था, 49.4 था, यानी कि इसमें क्या हुआ था, संकुचन हुआ था। जो व्यापार है सेवा क्षेत्र का वो कम हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था उसमें। लेकिन अभी क्या है, वो जो 50.7 है उसका आंकड़ा छू करके फिर से विस्तार की तरफ बढ़ रहा है। और तो और जिस ज़माने में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी कि जब नवंबर में विमुद्रीकरण हुआ था, तब तो ये इंडेक्स गिर करके 46.7 तक पहुंच गया था, और दिसंबर में भी ये 46.8 तक ही पहुंच पाया था, ठीक। और जनवरी में बढ़ा तो था, लेकिन फिर भी ये तकरीबन बढ़ करके 49.4 तक ही पहुंच पाया था। और अभी जा कर के ये 50 के आंकड़े को पार कर गया है। यानी कि पिछले 3 महीने तक जो सेवा क्षेत्र था उसमें संकुचन हुआ था, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, लेकिन अभी उसमें फिर से एक्सपेंशन होने लगा है। तो दोस्तों ये जो सर्वेक्षण है तो ये किसने किया है, निकेई इंडिया ने किया है। तो वो भी जो पीएमआई था वो निकेई इंडिया ने ही अपना जारी किया था। तो ये कोई एनएसएसओ यानी कोई सरकारी सर्वेक्षण नहीं है, ठीक। तो जैसे कि सीएसओ है, एनएसएसओ है, तो इनके द्वारा जो सर्वेक्षण है तो वो सरकारी होते हैं, लेकिन ये जो निकेई इंडिया का सर्वेक्षण था तो ये एक प्राइवेट सर्वेक्षण, एक निजी सर्वेक्षण था, ठीक। लेकिन चूंकि हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये भी जो करते हैं सर्वेक्षण अध्ययन तो वो किसी भी ऐसे नहीं होता कि हवाई चीज़ों पे आधारित है, वो भी कई सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेते हैं और उसके पश्चात ही उनकी ये रिपोर्टें आती हैं। तो दोस्तों अगला है कि जीएसटी काउंसिल टू मीट ऑन सप्लीमेंट्री लॉज, यानी कि पूरक कानूनों को बनाने के लिए जीएसटी परिषद मिलेगी। तो दोस्तों जो जीएसटी परिषद है तो उसकी 11वीं बैठक होने वाली है, ठीक। और ये इसलिए होने वाली है ताकि जल्दी से जल्दी जो जीएसटी से संबंधित कानून हैं उनको बना लिया जाए, ताकि जीएसटी 1 जुलाई से लागू किया जा सके। तो आपको बता दूं कि 1 अप्रैल जब से वो करना चाहते थे तब तो लागू नहीं कर पाए, फिर कुछ लोगों ने कहा ये सितंबर तक जा सकता है, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, सितंबर तक नहीं पहुंचाना है, इसको 1 जुलाई को ले दे करके किसी भी तरीके से लागू करना है। तो जीएसटी के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि जीएसटी क्या है, एक प्रकार का संविधान संशोधन है, और वो संविधान संशोधन हो जाने के बाद केंद्र और राज्य अपने अपने अलग अलग जीएसटी बनाएंगे, ठीक। तो वो केंद्र का क्या जीएसटी होगा, राज्य का क्या जीएसटी होगा, तो इस मामले में काफ़ी कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, जब डिस्कशन हो जाएगा तब फिर क्या है उसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो अभी कानून मंत्रालय में इस प्रकार की जो बैठकें हैं तो वो चल रही हैं, और ये वहाँ पर
सोचा जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस प्रकार के कानून बनाए जाएं। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्टेट में है तो ऐसे इस प्रकार जीएसटी बनाने लगे कि उनका आपस में कोई संबंध ही ना रहे, तालमेल ही ना रहे। और ऊपर से हो सकता है कि सेंटर का अपना जो जीएसटी है उसका कोई तालमेल स्टेट की जीएसटी से हो ही ना, और स्टेट्स में भी जो आपस में जीएसटी बन रहे हैं उनमें कोई तालमेल ना हो। तो वो ये चाहते हैं कि जीएसटी भले ही स्टेट्स अपने लिए जो बनाना चाहते हैं उसमें कुछ ऐसे अनावश्यक वो प्रावधान ना रखें कि बिल्कुल अलग ही हो जाए। तो वो एक ऐसा समझौता चाहते हैं जिससे कि सभी, चाहे केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, सभी जीएसटी लगभग प्रावधानों में एक समान रहें। जो कुछ उन राज्यों के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी वजह से वो उसमें थोड़ा सा अलगाव चाहते हैं, यानी कि थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं अपने जीएसटी में, तो वो छोटे मोटे परिवर्तन अपने कर लें, लेकिन इस प्रकार का जीएसटी ना बनाएं कि उसकी वजह से ऐसा लगने लगे कि ये जीएसटी जो है तो दरअसल पे जीएसटी का इसका स्वरूप ही नहीं है, ये कुछ और कानून बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगला है कि ऑस्ट्रेलिया वांट्स इंडिया टू बी कंसिस्टेंट बायर ऑफ इट्स कॉटन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि भारत उसके कॉटन का, उसके कपास का एक कंसिस्टेंट बायर, एक निर्धारित खरीदार बन सके। यानी कि कंसिस्टेंट बायर का मतलब होता है कि जो लगातार एक बराबर मात्रा में कोई चीज़ खरीदता रहता है। ठीक, जैसे कि आपका जो किराने वाला होगा तो आप लगातार हर महीने उससे कंसिस्टेंटली कुछ खरीदते रहते हैं, जो सामान है तो लेते रहते हैं। ठीक, तो वैसे ही चाहता है ऑस्ट्रेलिया कि भारत भी कंसिस्टेंटली उससे कपास जो है तो ख़रीदता रहे। तो आपको बताऊं कि ऐसा वो क्यों चाहता है। तो भारत, तो पहली बात तो ये है कि खुद भी कपास पर्याप्त मात्रा में उगाता है। ठीक, लेकिन हुआ क्या था कि पिछले साल भारत में कपास की कमी पड़ गई थी, तो जिसकी वजह से भारत ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑस्ट्रेलिया से कपास को आयात किया था। तो आपको बता दूं कि आमतौर पे ऑस्ट्रेलिया जितना कपास उगाता है तो भारत उसका मात्र 5 से 7% ही खरीदता था, लेकिन 2016 में भारत ने तकरीबन उसका 23% तक खरीद लिया। क्यों? क्योंकि भारत में जो प्रोडक्शन थी, उत्पादन था कपास का, पिछले साल कम हो गया था। हालांकि अगर चीन की बात की जाए तो चीन वहाँ का 30% कपास खरीद लेता है, यानी कि जो जितना भी ऑस्ट्रेलिया का कपास उत्पादन है उसका 30% तो अकेले चीन ही खरीद लेता है। और 2016 में उसने 30% खरीदा था, उसके पहले तो और भी ज़्यादा 35, 40, 45% भी खरीदता रहा है। यानी कि चीन जो है तो मुख्य उसका खरीदार रहा है ऑस्ट्रेलिया के कपास का। तो ये कहा गया है कि इंडिया इज़ अ बिग मार्केट फॉर कॉटन एंड स्पिनर्स इन इंडिया, सेड दे हैव हैड गुड एक्सपीरियंस विद ऑस्ट्रेलियन कॉटन, यानी कि भारत ऑस्ट्रेलियाई कॉटन के लिए एक महत्वपूर्ण बाज़ार है, क्योंकि भारत में जो स्पिनर्स हैं यानी कि कपास को काटने वाले हैं, तो चाहे वो हैंडलूम वाले हों, पावर लूम वाले हों या मिल वाले हों, कोई भी हों, उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई कपास के साथ उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो बढ़िया रहा है। और ये कहा जाता है कि इंडियन टेक्सटाइल मिल्स कैन यूज़ ऑस्ट्रेलियन कॉटन एज ए ब्लेंड टू प्रोड्यूस हाई वैल्यू गारमेंट्स, यानी कि उच्च कीमत वाले जो कपड़े बनाए जाते हैं तो उनमें भारतीय कपास में ऑस्ट्रेलियाई कपास को मिला करके एक ब्लेंड, एक मिश्रण तैयार किया जा सकता है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा देता है। ठीक, और जो महत्वपूर्ण बात लास्ट में लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कॉटन ग्लोबली, यानी कि भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। हालांकि दोस्तों मैंने अभी एक किताब में पढ़ा था कि चीन सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि भारत है। और अगर इन्होंने लिखा है तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि हो सकता है मैंने जो पढ़ा था तो 2-2.5 साल पुरानी किताब है, तो हो सकता है कि तब चीन रहा हो लेकिन अब भारत हो गया हो। तो ये जो लास्ट में लिखा हुआ है तो इसको आप कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब हिंदू वालों ने लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, कुछ कहीं खोजा होगा, लेकिन मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। अब लिखा है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो दोस्तों आज का जो अखबार है 5 तारीख का, यानी कि जो संडे का है, तो ये अब नहीं आएगा, तो इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो अब जो कल अखबार आएगा तो सीधे 6 तारीख का आएगा। तो कल से हमारा तारतम्य जो रहेगा तो वो फिर से बन जाएगा, यानी कि जो डेली का अखबार है उसी दिन आपको मिलने लगेगा। अभी एक एक दिन लेट होकर के चल रहा था, तो अभी मेरा एक टेस्ट भी था, आज तो हो गया, ठीक ही ठाक गया है। लेकिन यही बता रहा हूँ कि ये सब टेस्ट आते रहते हैं तो इसकी वजह से कभी कभार मेरे को समय नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वो सब कुछ काम नहीं हो पाते हैं। और बहुत सारे लोग एडिटोरियल शुरू करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये अखबार में ही इतना समय चला जाता है कि एडिटोरियल के लिए अलग से समय नहीं निकलता, क्योंकि अगर उसको बनाऊँगा तो तकरीबन उसको 35-40 मिनट का उसका भी वीडियो बनेगा।
तो उसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई आदमी ये मेरा काम कर दे तो फिर मैं एडिटोरियल में जा सकता हूँ, पर ये काम मेरा कोई करने वाला है नहीं। यानी कि फिर अगर मैं एडिटोरियल में चला जाऊँगा तो फिर बाकी खबरें आपको कौन देगा। तो कहीं ना कहीं तो हाँ, आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे एडिटोरियल या कि फिर ये न्यूज़। तो है क्या कि मेरा मानना है कि अभी सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए प्रीलिम्स है, तो आप इसी सब को लेके चलिए, क्योंकि एडिटोरियल में जो है तो उसका प्रीलिम्स में कोई खास योगदान नहीं है। ठीक, एडिटोरियल में जो चीज़ प्रीलिम्स के लिए है तो उससे 10 गुना ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यानी कि एडिटोरियल में जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो बाहर मैं बता ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैंने जो सब कुछ आपको बताया तो कल यही एडिटोरियल में छपेगा। ठीक, और इसकी 2-4 खबरें उठा के वहाँ पे एडिटोरियल में छापेंगे। तो यहाँ तो मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। तो मेन आपका जो मेरा लक्ष्य है, मेरे हिसाब से मेरा मानना है आपका जो लक्ष्य होना चाहिए तो अभी होना चाहिए कि आप प्रीलिम्स निकालें। ठीक, और एडिटोरियल आप पढ़ते रहें, और जागरण का तो आता ही है तो आप हिंदी में उसको पढ़ते रहें, द हिंदू वाले को भी समझने की कोशिश करते रहें। तो जब प्रीलिम्स हो जाता है तब फिर हो सकता है कि एडिटोरियल के बारे में हम सोचें, लेकिन प्रीलिम्स तक तो अभी संभव नहीं लगता है मुझे कि एडिटोरियल शुरू कर पाऊँगा। ठीक, तो दोस्तों कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।